गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैं जितने भी हमने राजनीतिक विचारक पढ़े हैं उनकी सोच जो होती है, उनके वातावरण, उनकी जो परिस्थितियाँ होती है उससे संबंधित होती है। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स जो थे वो साधारण परिवार से थे। कैसे परिवार थे? साधारण। इसके पहले हमने बेंथम हो गया, जेम्स मिल हो गया, ठीक है, जॉन लॉक हो गए, ये सब क्या थे? अमीर परिवार से थे। ठीक है, इनका परिवार हुआ था यहूदी, साधारण यहूदी परिवार में। राइट, 1818 में इनका जन्म हुआ। क्लियर है? अब भैया 1818 की बात करें तो तब क्या क्या चल रहा था? फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी। क्या हो चुका था? फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी। किसने करी थी? न्यूवर्ग ने ही करी थी, 1789 में हुई थी। ठीक है भैया, हमारी औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। ठीक है, क्या हो चुकी थी? हमारी औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी इंग्लैंड से। ठीक है, पूंजीवाद जो होता है, पूंजीवाद, उस समय पूंजीवाद के अत्याचार स्टार्ट हो चुके थे। अब अत्याचार हो रहे थे, इनको कैसे पता चला? क्योंकि ये खुद साधारण परिवार से थे। ठीक है, और एक और चीज़ जो है, उस समय क्या था, औद्योगिक क्रांति के पहले जो है व्यक्तिवाद की भी, मतलब व्यक्ति का भी आ गया था वर्चस्व, मतलब धर्म से परे व्यक्ति को भी देखा जाने लगा था। राइट, तो अब कार्ल मार्क्स जो थे साधारण परिवार से थे, अत्याचार देख रहे थे। उन्होंने फ्रांस की क्रांति के बारे में भी पढ़ा हुआ था, पर इन्होंने पढ़ाई करी थी। ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मतलब इन्होंने बुक्स पढ़ी थी। इवन इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी धारण करी थी। काय में? दर्शन शास्त्र में। समझ रहे हो किसमें करी थी इन्होंने उपाधि धारण? दर्शन शास्त्र में। अब दर्शन शास्त्र में उन्होंने जब उपाधि धारण करी तो जब उनको लेक्चरर बनने का मौका आया, मतलब उनको जब लेक्चरर बनने का मौका मिला तो उनको नहीं बनने दिया गया, बिकॉज उनके जो विचार थे वो कैसे थे? उग्र विचार थे। कैसे विचार थे? उग्र विचार थे। मतलब वो उस समय जो वहाँ था अपने वातावरण से खुश नहीं थे, तो उसके बोलना चाहिए उसके विपरीत कहते थे। तो इन्हें भी क्या किया? अपने जर्मन राज्य से निकाल दिया गया। राइट, अब हुआ क्या? इन्होंने अपने दर्शन शास्त्र के उग्र विचार व्यवहारिक रूप से कहाँ पे दिए हैं? 2 क्षेत्रों में दिए। कौन से 2 क्षेत्र? एक था राजनीति का क्षेत्र और एक था अर्थशास्त्र का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अब हम बोल सकते हैं कि जब इन दोनों क्षेत्रों में इन्होंने अपने दर्शन शास्त्र को लाया है, क्या इन्होंने राजनीति को अर्थशास्त्र से अछूता रखा होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो उन्हें राजनीति में भी अर्थशास्त्र को लाए हैं। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, सो इनके क्रांतिकारी विचारों के कारण इनको लगभग 1842 में क्या हुआ? जर्मन सरकार ने वहां से बाहर निकाल दिया। अब ये वहां से बाहर चले गए और वे एक व्यक्ति से मिले, उनका नाम था एंजल्स। ठीक है, एंजल्स व्यक्ति है, कोई लड़की नहीं है। ठीक है, जो एंजल्स जो व्यक्ति थे वो क्या थे? संपन्न परिवार से थे। ठीक है, कौन से परिवार से थे? संपन्न परिवार से थे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर क्या करी? दोनों में काफी विचार विमर्श हुआ। एंजल्स ने उनकी काफी सहायता भी करी। ठीक है, किस क्षेत्र में सहायता करी? आर्थिक रूप से सहायता करी, बौद्धिक रूप से सहायता करी। ठीक है, तो एक ऐसा होता है ना, कोई गरीब बच्चा अगर वो इंटेलिजेंट है तो उसको अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो निकल जाता है। ठीक है, तो मार्गदर्शन तो नहीं, मेनली इनको आर्थिक सहायता मिल गई है, बौद्धिक सहायता मिल गई है। मतलब अब ये है कि अपने विचारों को ये पब्लिश कर सकते थे। ठीक है, लोगों तक पहुंचा सकते थे, और लोगों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका उस समय क्या था? बुक्स लिखना। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर लिखी थी। दोनों ने मिलकर लिखी है। कौन कौन सी लिखी है बुक्स? देखना, पहली बुक लिखी थी इन दोनों ने मिलकर, दास कैपिटल। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों ने मिलकर एक और बुक लिखी है, कम्युनिस्ट। ये बिल्कुल बुक आती ही है ना, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। राइट, इसके अलावा जो एक और बुक है वो लिखी थी द हॉली फैमिली। ठीक है, तो ये बुक इन दोनों ने मिलके लिखी थी। ठीक है, तो कैपिटल दास है, उसके 3 संस्करण हैं, जिसमें से जो पहला संस्करण वो तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था, और बाकी की जो 2 है वो एंजल्स ने भी उनकी सहायता करी थी। ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर है कार्ल मार्क्स के बारे में कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा था। अब उनकी लाइफ में जो जो चीज़ें चली उसको उन्होंने अपने विचारों में भी दी। अब कार्ल मार्क्स के विचार क्या थे? तो उनके विचारों में साधारणतः हम लोग 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे, और उन्हीं 4 पॉइंट्स के इर्द गिर्द उनका संपूर्ण विचार चलेगा। ठीक है, पहले उन्होंने बात करी द्वंद्वात्मक
भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कुछ वर्ड सुना हुआ लग रहा है क्या? इसके पहले जब हमने हीगल को पढ़ा था तो उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति का यूज किया था, राइट। और एक और व्यक्ति थे क्यूअरबैक जो थे, उन्होंने भौतिकवाद का यूज किया था। ठीक है, जो द्वंद्वात्मक हीगल की बात कर लेते हैं। जो हीगल महाशय थे उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति का यूज किया। किस प्रकार किया? उनका कहना था क्या होता है, वाद होता है, कोई भी वाद का क्या होता है, प्रतिवाद होता है। क्या होता है? प्रतिवाद होता है। और दोनों से मिलकर क्या मिलता है? एक संवाद होता है। आप मेरी उसकी हीगल महाशय की वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया मैंने इसको। उन्होंने वाद परिवार को बोला है, ठीक है, जिसमें सब कुछ ठीक चल रहा है, कंडीशन इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। और ये होता है हमारा नागरिक समाज, मैं हीगल की बात कर रही हूँ, ठीक है। इन्होंने प्रतिवाद को बोला है नागरिक समाज, ठीक है। और उसके बाद संवाद को उन्होंने राज्य की संज्ञा दी है। किसकी दी है? राज्य की संज्ञा दी है, ठीक है। परिवार में सब कुछ ठीक चलता है, पर जरूरी नहीं कि जैसे आपके परिवार की सोच हो वैसे संपूर्ण समाज की सोच हो। तो उन दोनों में क्या चलता है? प्रतिवाद चलता है, ठीक है। दोनों में एक निष्कर्ष निकलता है जो सामान्य विचार धारा पर आधारित होता है, वो होता है संवाद। और ये दोनों की स्थिति से ठीक होता है थोड़ा, ठीक है। उसको संज्ञा दी राज्य। अब और परिस्थिति बदलती है तो संवाद वापस से जो है धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने पर वाद में परिवर्तित होता है। फिर वाद के प्रति प्रतिवाद का निर्माण होता है। फिर दोनों में इस टाइप से विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। हीगल की वीडियोस भी आप देख लो तो थोड़ा ज्यादा समझ में आए, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ सीक्वेंस में पढ़ा करो, ठीक है। अगर आप उसके गुरु के बारे में पढ़ोगे तो शिष्य के विचार थोड़े बहुत तो मिलते जुलते ही रहेंगे ना। थोड़ा सा डिफरेंस करके देखा, क्योंकि उस समय परिस्थितियां अलग थी। तो कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने हीगल से क्या लिया था? द्वंद्ववाद को लिया था। और भौतिकवाद के लिए आप नाम याद रख सकते हैं, और भौतिकवाद के लिए आप नाम याद रख सकते हैं क्यूअरमैक। किसका नाम याद सकते हैं? क्यूअरमैक का नाम याद रख सकते हैं। इतना क्लियर है? तो इन्होंने हीगल का द्वंद्वात्मक और इनका भौतिकवाद को मिला लिया। इनका क्या कहना था? भौतिकवाद क्या कहता है? भौतिकवाद जो होता है ना, इन्होंने क्यूअरमैक जो थे उन्होंने कहा था जो प्रकृति होती है, ठीक है, कोई भी घटना होती है वो किसके कारण होती है? प्रकृति के कारण होती है। प्रकृति में जो भी घटना होती है वो किसी न किसी कारण से होती है, ठीक है। मतलब कोई भी घटना हो, जैसे डायनासोर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो फिर अकाल आ गया, जो भी हुआ डायनासोर नहीं रहे, ठीक है। तो कोई भी जो प्रकृति में घटना होती है वो किसी न किसी कारण से, सॉरी कॉल आ गया था, तो कहा थे हम कोई भी घटना होती है प्रकृति में वो किसी न किसी कारण से होती है, ठीक है। और हीगल ने वही क्या बात करी थी? वाद, प्रतिवाद और संवाद की। वाद, प्रतिवाद और संवाद की, ठीक है। अब जो कार्ल मार्क्स उन्होंने दोनों को मिला दिया और उन्होंने कहा क्या वह भैया कि जो मानव जीवन होता है, मानव जीवन में और समाज में, इतिहास में कोई भी घटना जो होती है वो किसी न किसी कारण से होती है। और इन तीनों में क्या होता है? इनका विकास कैसे होता है? किसी को मानव जीवन का विकास या समाज का विकास या इतिहास का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है। कि वाद होता है, प्रतिवाद होता है, फिर संवाद होता है, फिर संवाद वाद में परिवर्तित होता है, फिर उसका प्रतिवाद होता है, फिर संवाद होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? मानव जीवन या समाज या इतिहास जो होता है उसका विकास होता है। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। अब उन्होंने ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दे दिया। अब इसी के आधार पर उन्होंने क्या निकाला? ऐतिहासिक भौतिकवाद। क्या निकाला? ऐतिहासिक भौतिकवाद। उनका ये कहना था कि जैसे ये भौतिकवाद है, भौतिकवाद समझ में आ रहा है ना, कि कोई भी घटना जो होती है वो किसी कारण से होती है, तो इतिहास में भी जो घटना होती है वो किसी न किसी कारण से होती है, ठीक है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद उन्होंने क्या बोला? जैसे इतिहास की बात कर ली। अब इतिहास में क्या क्या चीजें आई थी? देखिए, मानव समाज की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले क्या स्थिति थी भैया? सबसे पहले क्या स्थिति थी? आदिम साम्यवाद था। क्या था स्थिति? आदिम साम्यवाद की स्थिति। आदिम साम्यवाद में क्या था? साम्यवाद, ठीक है। तो आदिम साम्यवाद में क्या था? कोई व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसका खुद के पास तो कुछ था ही नहीं, मतलब वो कोई भी था, कोई भी, सभी साथ में रहते थे, क्योंकि कंदमूल वगैरह खाते थे, जानवरों को मार के खाते थे। किसी की कोई भूमि नहीं थी, जहाँ जगह मिली वहीं पे रह जाते थे, ठीक है। तो वो कैसी समाज था? हमारा आदिम साम्यवाद था, ठीक है।
अब धीरे धीरे क्या हुआ, मानव चूंकि एक विवेकशील प्राणी है तो उसमें सोच समझ बढ़ी, ठीक है, सोच समझ बढ़ी तो क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। उसने खेती करना जाना, ठीक है, पशु को मारने के लिए उसने औजार बनाए, ठीक है, आग की खोज हुई, घर बनाने लगा, खुद के स्वयं को ढकने लगा। तो क्या हुआ, जब एक व्यक्ति अगर खेती कर रहा है तो वो अपना मेहनत जो है उसने मेहनत करी है, तो दूसरे व्यक्ति को फ्री फोकट में क्यों देगा वो, ठीक है। तो वो अधिकार करने लगा कि ये चीज़ मेरी, ये औजार मेरा, ये जानवर मेरा, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, इनमें परिस्थितियाँ चेंज हुई, मतलब अधिकार जताने लगे ना सभी, ठीक है। तो जिसकी खेती होती थी, और भाई उस व्यक्ति को तो नहीं आता है ना, अब एकदम से सभी तो नहीं सीख जाएंगे कि कैसे खेती करते हैं, कैसे औजार बनाते हैं। तो जो व्यक्ति सीख गया था, अपनी योग्यता अनुसार जो व्यक्ति सीख गया था, तो वो व्यक्ति क्या कहलाया, मालिक बन गया, ठीक है। और दूसरा जो व्यक्ति जो नहीं सीख पाया, उसने क्या रख लिया, उसी खेती में उसको दास रख लिया। समझ में आया। तो उस समय आदिम साम्यवाद से काय में हम लोग परिवर्तित हुए, मालिक और दास में परिवर्तित हुए, ठीक है। अब उसके बाद फिर प्रथा क्या आ गई, सामंती प्रथा आ गई। कौन सी प्रथा आ गई हमारी, सामंती प्रथा, ठीक है। तो ये क्या होता है, वाद संवाद प्रतिवाद उसी का चल रहा है सब कुछ। उस सामंती प्रथा के बाद क्या होता है, हमारा पूंजीवाद आता है। क्या आता है, पूंजीवाद आता है। अब मैं आपको समझाती हूँ ये सीक्वेंस कैसे चला है, राइट। देखो ये मैंने आदिम साम्यवाद से आपको मालिक दास की स्टोरी तो बता दी, अब मालिक और दास से सामंती प्रथा कैसे आई, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ, मालिक कम थे, दास अधिक थे। क्या थे, मालिक कम थे और दास अधिक थे। तो मालिकों को क्या भय था कि दास तो कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या करा, मालिक और दास, मालिकों ने क्या किया, कानून बनाना स्टार्ट किए, ठीक है, कानून बनाना स्टार्ट किए। तो उससे क्या होगा, जो दास होगा उसको वो कंट्रोल में कर सके, क्योंकि दास जो हो सकते हैं वो विद्रोह कर सकते हैं, ठीक है। तो जब कानून बने तो जो दास और मालिक है उनके बीच कई समझौते हुए, ठीक है। उसमें दासों ने भी कुछ सीखा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो वैसे ही बैठे रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने भी कुछ सीखा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दास जो है कुछ हद तक ऊपर की ओर उठे, तो इनके बीच जो समझौता हुआ, मतलब वाद प्रतिवाद, ये वाद है, मालिकों का सब ठीक चल रहा था, प्रतिवाद को आए, दास आए, और फिर उनके बीच जो समझौता हुआ तो उसने सामंती प्रथा को जन्म दिया, ठीक है। अब उसके बाद सामंती प्रथा में कौन आ गए भाई, किसान बन गए। कौन आ गए, मालिक और दास, दास का तो कुछ था ही नहीं। अब सामंती प्रथा में सामंत होते हैं और कौन होता है इसका प्रतिवाद, किसान होते हैं, राइट। तो क्या हुआ, इनका खूब शोषण करने लगे किसान। तो वही सामंत और किसान के बीच क्या हुआ, वाद प्रतिवाद, और फिर किसका जन्म हुआ, पूंजीवाद का जन्म हुआ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद की कहानी देखो। अब पूंजीवाद जो होता है, पूंजीवाद में भी काफी लोग ऐसे होते हैं कि पूंजीवाद में है ना, देखिए जिसका पाला पड़ गया, मतलब जिसका चल गया चक्का, तो वो क्या होता है, अमीर होता गया, ठीक है। तो जो अधिक पूंजीवादी थे तो वो तो पूंजीवाद में आ गए। अब जिसके पास कम पूंजी थी, जिसके पास क्या थी, कम पूंजी थी, तो वो भी किसके उसमें आ गए, नीचे मजदूर वर्ग के वर्ग में आ गए ना। किसके वर्ग में आ गए, मजदूर वर्ग के। तो इन दोनों ने साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो कम पूंजी वाले थे वो पढ़े लिखे तो थे, तो इन्होंने दिमाग किसको दिया, मजदूर वर्ग को दिया, ठीक है। तो मजदूर वर्ग भी जाना कि हाँ भाई हम भी कुछ है, मतलब हमारे बिना तो उनका काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब इनके बिना पूंजीवाद का क्या कहना है, देखो ये मजदूर वर्ग है, दिख रहा है, ये है अपना मजदूर वर्ग। पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद लोग जो फैक्ट्रीज वगैरह बनाते हैं उससे मजदूर का घर चलता है, और मजदूर अगर काम करेंगे उसी से पूंजीवाद की पूंजी बनेगी। तो दोनों क्या है, एक दूसरे पे निर्भर है, राइट। तो दोनों की जो एक दूसरे से निर्भरता होती है वो जन्म देती है साम्यवाद को। किसको जन्म देती है, साम्यवाद को। और उसमें मजदूर वर्ग भी कुछ आगे बढ़ता है, ठीक है, मजदूर वर्ग भी आगे बढ़ता है। तो दोनों में कम से कम डिफरेंस रह जाता है। तो ये जो साम्यवाद है वो आदिम साम्यवाद के जैसा ही है, बट क्या हुआ इसमें, गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ इसमें, गुणात्मक परिवर्तन बोल सकते हैं कि स्थिति पहले की जैसी नहीं है, ठीक है। मजदूर वो पहले जैसा मजदूर नहीं रहा है, अब उसमें गुण में वृद्धि हो गई है। तो ये उन्होंने क्या बोला है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की संज्ञा दी है, ठीक है। अब एक और चीज आप देखो, एक और चीज जो है इन्होंने कहा, हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम ई पाठशाला। स्किप बटन नहीं है क्योंकि ये मेरा ही वीडियो है। सो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया। कार्ल मार्क्स ने बताई थी, सबसे पहला होता है क्लास इन इटसेल्फ। ये ध्यान रखना, ये क्या होता है
क्लास इन इटसेल्फ जो होता है वो व्यवस्था कैसी होती है, विषमता की व्यवस्था होती है। कैसी होती है, विषमता की। या फिर इसमें हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जो पूंजी वर्ग है, ठीक है, पूंजीवादी जो होते हैं, देखिए तो कार्ल मार्क्स ने दो वर्ड यूज किए, क्लास इन इटसेल्फ। इसमें क्या होता है, पूंजीवादी वर्ग होता है, मजदूर वर्ग होता है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई, जो पूंजीवादी होती है उसकी पूंजी कहाँ से बन रही है, क्योंकि मजदूर काम कर रहा है, और मजदूर का घर कैसे चल रहा है, क्योंकि उसको यहाँ से आर्थिक सहायता मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, दोनों बढ़िया चल रहे हैं, ठीक चल रहा है सब कुछ। अब क्या हुआ, अब आ गई भैया हमारे सामने मशीनें। क्या आ गई है, मशीन आ गई। अब मशीन आ गई तो उसने क्या किया, मशीन आ गई तो उसने क्या किया, मजदूर का जो है, मजदूर को ही ले लिया ना, मजदूर का बेरोजगार कर दिया, मतलब लोगों को। तो क्या हुई, बेरोजगारी आई। अब इसमें बेरोजगारी है तो उस बेरोजगारी में क्या हुआ है, मशीन ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया लोगों को, बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को एक मशीन ने रिप्लेस कर दिया, ठीक। अब उसमें क्या हुआ, पूंजी जो थी उसमें भी लोग बटे हुए थे, किसी के पास बहुत पूंजी थी, किसी के पास कम थी। तो ये कम पूंजी वाले लोग किससे जाके मिल गए, मजदूर से जाके मिल गए। कैसे लोग थे ये, पढ़े लिखे लोग थे। कैसे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। अब मैं आपको एक टर्म बताती हूँ, ये जब मशीन आती है, ठीक है, ये जब मशीन आती है, जो छोटे पूंजीवादी होते हैं, छोटे पूंजीवादी जब मजदूर के साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको बोलते हैं, उसको इन्होंने क्या बोला था, होमोजेनिटी। क्या बोला था, होमोजेनिटी, ठीक है। ये आगे हमारी एक कंडीशन होमोजेनिटी, मतलब पढ़े लिखे जो कम पूंजीवादी थे उनको भी मजदूर के समान काम करना पड़ा, तो उसको बोलते हैं होमोजेनिटी। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, तीन चीज बताई थी, ठीक है। दूसरी आती है पाउपराइजेशन। इसमें क्या होता है कि इधर इन जो बड़े लोग थे उनके पास तो क्या थी, मशीनें थी। क्या थी, मशीनें थी। तो उनके पास पैसा क्या हुआ, उनके पास पैसा और बढ़ता गया। तो जब पैसा इनके पास और बढ़ता गया तो क्या हुआ भैया, जो खाई है, जो विषमता है, ठीक है, अमीर और गरीब की जो विषमता है वो और बढ़ती गई, और बढ़ती गई। हमने एक वर्ड सुना है पोलराइजेशन, ठीक है, दो पोल्स अलग अलग हो गए। तो इसमें भी क्या हुआ, ये तो बिल्कुल ही कम हो गया और ये बहुत अधिक बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं पॉपुलराइजेशन, ठीक है। ये वर्ड इन्होंने यूज किया है। इसको हिंदी में बोलते हैं अकिंचनता, अकिंचनता, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल जब ये उनके पास कुछ नहीं रहता, मतलब एक ही व्यक्ति के पास बहुत सारी, मतलब बहुत कम लोगों के पास बहुत सारी पूंजी इकट्ठी हो जाती है और ये वर्ग क्या होता है, बिल्कुल शोषण के चपेटे में आ जाता है। तो उसको उन्होंने बोला है मोनोपोली। क्या बोला है, मोनोपोली। अब हो गया है पानी सर से ऊपर। तो अब आती है विद्रोह की स्थिति, कि मतलब तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। तो फिर क्या होती है, विद्रोह की स्थिति होती है। और जो इधर के पूंजीवादी थे, मतलब धीरे धीरे क्या हुए, ये पूंजीवादी यहाँ से निकल गए, ठीक है। अब इसमें से और पूंजीवादी इसमें आ गए, तो ये क्या हुए, इनके पास ये पैसा बढ़ता गया और उनके पास संख्या बढ़ती गई, ठीक है, श्रमिकों की संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो एक समय के बाद क्या होता है, ये लोग फिर विद्रोह कर देते हैं। क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। तो इतना क्या हुआ, क्लास इन इटसेल्फ में क्या था, दोनों एक दूसरे पर संबंधित थे। मशीनें आई तो वही एक के पास पूंजी बहुत ज्यादा जमा होने लगी, कुछ मजदूर वर्ग के साथ मिल गए छोटे पूंजीपति, तो उसको बोलते हैं होमोजेनिटी, मतलब पूंजीपति भी मजदूर वर्ग के साथ मिल गए तो होमो, मतलब एक ही काम करने लगे। मतलब भाई ये है, क्योंकि मशीन आती है, मशीन आ जाती है, जैसे कपड़े धोने की मशीन आ गई, कपड़े धोना तो कुछ नहीं यार, कुछ चैट जीपीटी आ गया। तो चैट जीपीटी ने क्या किया, जो राइटर्स होते हैं उनको रिप्लेस किया ना, तो उसके लिए किसी कुशलता की तो जरूरत है नहीं। तो मतलब कोई मजदूर वर्ग जो 12th पास है उसको चैट जीपीटी चलाते आता है, और जिसने लैंग्वेज वगैरह सीखी है, जिसने कोडिंग वगैरह सीखी है, उसका भी वही काम है। तो मशीन ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो वो 12th पास और वो जो ग्रेजुएट है वो एक ही काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं होमोजेनिटी, ठीक है। और जब संपत्ति एक के पास और अधिक आ जाती है तो क्या बोलते हैं, पॉल्स बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पाउपराइजेशन, ठीक है। और संपत्ति एक के पास पूरी इकट्ठी हो जाना और अधिक जनसंख्या में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो वो बेरोजगार लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, इनके प्रति विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। तो फिर होता है क्लास फॉर इटसेल्फ का निर्माण, क्लास फॉर इटसेल्फ का निर्माण होता है। फिर आती है बारी किसकी, साम्यवाद की,
किसकी बारी आ जाती है? हमारे साम्यवाद की। साम्यवाद क्या होता है? दोनों मिलकर काम करते हैं, गुणात्मक वृद्धि होती है दोनों में ही, ठीक है। तो इसमें कोई वर्ग नहीं होता है, कोई किसी का बुरा नहीं करता, ठीक है, सभी मिलकर काम करते हैं। इतना समझ में आ गया। इसके अलावा जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने एक और वर्ड का यूज किया था। किस वर्ड का यूज किया था? अलगाव का। किसका यूज किया था? अलगाव। अब अलगाव क्या होता है? अलगाव को इन्होंने एक और वर्ड बोला था विसंबंध। क्या बोला था? विसंबंध। इसको मैं आपको बिल्कुल मतलब सिंपल भाषा में समझाती हूँ। विसंबंध या अलगाव क्या होता है? कोई व्यक्ति काम करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, पर उसका, जैसे कोई व्यक्ति एसी बना रहा है, रिपेयर कर रहा है, या किसी का घर बना रहा है, ठीक है, वो तो मजदूर है, लेकिन वो किसी की दूसरे की विलासिता देख के उसके मन में क्या होता है? उसको लगता है ना, मतलब ये इतना विलासीन रह रहा है और हम कैसे घर में रह रहे हैं, ये एसी में रहता है और हम ऐसे रहते हैं। तो उनके बीच में क्या होता है? उनके वो कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन होता है। उसके मन में हीन भावना आती है, ठीक है। क्या आती है? हीन भावना। और एक समय पे वो ये खुद एक्सेप्ट कर लेता है, वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो, हाँ, वो जो है वो मतलब लायक है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस पे कार्ल मार्क्स ने एक वक्तव्य कहा था कि जो मनुष्य है, मनुष्य जो है वो धर्म का निर्माता है। मनुष्य धर्म का निर्माता है, ना कि धर्म मनुष्य का निर्माता, ठीक है। मतलब गीता, भगवत गीता में क्या कहा है? भगवत गीता में मेनली कर्म की बात करी है ना, कर्म की बात कही है। तो उसमें क्या कहा है कि मानव को कर्म करना जरूरी है, ठीक है, कर्म का ही परिणाम होता है। तो कह सकते हैं जो भगवत गीता कहते हैं कि जो मनुष्य होता है उसकी मैनुअल होती है, उसकी मैनुअल होती है। उसका मतलब ये होता है कि उसको क्या करना चाहिए वो ये बताती है। तो वो किसने बनाई है? मनुष्य ने ही बनाई है ना, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो उसी हिसाब से कार्ल मार्क्स ने बोला था कि मनुष्य ने धर्म को बनाया है, धर्म ने मनुष्य को नहीं बनाया है। तो वह मनुष्य जो भाग्य के मतलब छोड़ देता है कि ईश्वर देखेंगे, जो भाग्य में ईश्वर ने लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मनुष्य को कर्म तो करना ही पड़ेगा और मनुष्य का कर्म ही उसका परिणाम देगा, राइट। तो इन्होंने श्रम की बात करी थी विसंबंध या अलगाव में, ठीक है, अलगाव है ये, अलगाव, ठीक है। तो इतना हो गया कार्ल मार्क्स के बारे में। सो अगर आपको वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए रहता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।